प्रणाम सो आप सभी को। आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, और इसके आगे आने वाले जो चैप्टर है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट अपने क्लियर कर पाएं। तो देखिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, रेशियो इट इज़ अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। तो यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, रेशियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम कैसे दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर पाएं। अब कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कोई दो लोग चाहिए जिनको हम कंपेयर कर पाएं। कंपेयर कैसे, जैसे कि अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ वेट का, अगर मुझे वेट का कंपैरिजन करना है अपने साथ किसी और के वेट का, लेट अस सपोज कि मैंने क्या किया, अपने वेट को कंपेयर किया अपनी सिस्टर के वेट से। मान लीजिए मेरा वेट है 55 किलोग्राम और मेरी बहन का जो वेट है वो है 40 किलोग्राम। यानी कि रेशो आपको ये बताता है कि आप कंपैरिजन कैसे करोगे दो क्वांटिटीज के बीच में। यहाँ मैंने क्या किया, अपने वेट को कंपेयर किया अपनी सिस्टर के वेट से। तो यही फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इट इज अ वे ऑफ कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज लिखा हुआ है तो क्या सिर्फ आप वेट ही कंपेयर कर पाओगे, नहीं, आप वेट भी कंपेयर कर सकते हो, आप मार्क्स भी कंपेयर कर सकते हो, आप फ्रूट्स भी कंपेयर कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या करोगे, कंपैरिजन सीखोगे, किस में, रेशो में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे हमने सीखा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले नॉन जीरो नंबर चाहिए। नॉन जीरो नंबर का मतलब जो जीरो नहीं होते, जैसे कि हमने नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द रेशो ऑफ एनी टू नॉन जीरो नंबर ए एंड बी। नॉन जीरो दो नंबर ले लिया आपने, ए और बी, और उसको आपने दिखाया a डिवाइड बाई बी। इसे आप इस तरीके से भी रिराइट करके लिख सकते हो, a डिवाइड बाई बी। यूजुअल, अब आगे क्या लिखा हुआ है हमने, यूजुअल नोटेशन फॉर a एंड b इज a रेशो b। जो आप रेशो के लिए यूजुअल नोटेशन पढ़ते हो उसको आप इस तरीके से राइट करते हो, ये आप सबने देखा है। और आप इसे रीड कैसे करोगे, और जो ये सिंबल है, ये दो डॉट लगी हुई है आपको कोमास के बीच में दिख रही है, इसे आप क्या रीड करोगे, रेशो। ये आपका किसका सिंबल होता है, रेशो का, एंड वी रीड इट एज इज टू। आप इसे कैसे रीड करोगे, इज टू। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगी, ए इज टू बी, ए इज टू बी। ठीक है, ये जो आपका दो डॉट आपको दिख रही है, ये किसका सिंबल है, आपका रेशो का। और आप इसे रीड कैसे करोगे, ए इज टू बी। यानी कि ये मान लीजिए मेरी ए की वैल्यू हो गई 55, ये मेरी बी की वैल्यू हो गई। तो यानी कि मैं दो क्वांटिटीज को कंपेयर ही तो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपना और अपनी सिस्टर का वेट कंपेयर किया। और अगर रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो मुझे पता है लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पे लास्ट डिजिट 0 है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 11, और यहाँ पे क्या मिलेगा 8, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 8 जा 40। क्या ये आगे कट हो सकता है किसी टेबल से, नहीं हो सकता। तो ये हो गई मेरी रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए, क्या ये a बाई बी की फॉर्म में नहीं आ गया, जो हमने देखा था कि हमें इसके लिए नॉन जीरो नंबर चाहिए। मैंने a बाई बी की वैल्यू इस तरीके से ले ली, मैंने वेट को कंपेयर किया, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया, तो मेरे पास जो आ गया 11:8। और मैं इसे किस तरीके से राइट कर सकती हूँ, 11 रेशो 8। आप कैसे बोलोगे, 11:8। अब देखिए, जो आपकी ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जो ये नंबर है, इसे आप क्या बोलोगे, टर्म्स ऑफ द रेशो। 11 और 8 को आप क्या बोलोगे, ये क्या है आपकी आर टर्म्स ऑफ द रेशो, टर्म्स ऑफ द रेशो। अब देखिए, इसमें आपकी दो टर्म्स आपको दिख रही हैं, कौन सी टर्म आपको दिख रही है, 11 और 8, ये क्या है आपकी रेशो की टर्म्स हैं। अब देखिए, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसे आप क्या बोलते हो, एंटीसीडेंट। जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है उसे आप एंटीसीडेंट बोलते हो, और जो आपकी सेकंड टर्म होती है उसे आप क्या बोलते हो, कंसीक्वेंट। यानी कि यहाँ पे मेरा एंटीसीडेंट क्या है 11, और यहाँ पे मेरा कंसीक्वेंट क्या है 8। और अगर मैं इस तरीके से मार्क्स कंपेयर करना चाहूँ दो स्टूडेंट्स के, कि मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं जिनके एक के मार्क्स हैं 80 और एक के मार्क्स हैं आपके, कुछ भी मार्क्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने ले लिया 40 मार्क्स है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दो स्टूडेंट्स के मार्क्स को कंपेयर कर रही हूँ। तो यानी कि एक स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं किसी भी मैथमेटिक्स टेस्ट में 80, और दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं 40। तो मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली कंपैरिजन कर रही हूँ एक बच्चे के मार्क्स को दूसरे बच्चे के मार्क्स से, क्योंकि रेशो में हम यही सीखने वाले हैं। और अगर मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करना चाहूँ तो सबसे पहले बताइए, इसमें आपका कंसीक्वेंट क्या है, कंसीक्वेंट क्या है आपकी सेकंड टर्म, यानी कि 40 आपकी कंसीक्वेंट है, और एंटीसीडेंट क्या है आपकी 80, जिसे आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म, और ये क्या है आपकी सेकंड टर्म। और अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जब आपके पास कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, लेकिन क्या कॉमन फैक्टर होता है, सिर्फ 1, क्योंकि 1 तो है हर किसी का फैक्टर होता है। तो अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आपको पता है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 4 1 जा 4, 4 2 जा
8। तो यानी कि आपके यहाँ पे जो सिंपलेस्ट फॉर्म आई है वो क्या आई है, 2/1। तो मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया। तो यानी कि हमें फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि रेशो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में। क्या सिर्फ वेट को ही कंपेयर करोगे? नहीं, क्वांटिटी आपकी कोई भी हो सकती है, कोई भी अमाउंट हो सकता है, जैसे कि मार्क्स हो गए, जैसे कि वेट हो गया, जैसे कि आप फ्रूट्स का कंपैरिजन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम रेशो में सीखेंगे। अब हम अपना पॉइंट डिस्कस करते हैं सेकंड। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने क्या सीखा, दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, पर नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, रेशो एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। यानी कि अगर हमारे पास, देखिए रेशो के लिए दो क्वांटिटीज तो चाहिए, बट अगर हमारे पास दो से ज्यादा क्वांटिटीज आ गई तो हम उसको भी रेशो में कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 4 बच्चे आ गए और वो कह रहे हैं हमारे मार्क्स को कंपेयर करो, तो हम उन्हें भी कंपेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए, सब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेम काइंड। यानी कि जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपकी क्वांटिटीज की जो काइंड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम कैसे, सेम काइंड का मतलब अगर मेरी लेंथ है तो मैं लेंथ को लेंथ से ही कंपेयर करूंगी, लेंथ को लेंथ से ही कंपेयर करूंगी। और अगर मेरे पास मास है तो मास को मैं मास से ही कंपेयर करूंगी। या फिर अगर मेरे पास टाइम गिवन है तो मैं टाइम को टाइम से ही कंपेयर करूंगी, टाइम को मैं लेंथ से कंपेयर नहीं करूंगी। तो यानी कि आपकी जो काइंड है क्वांटिटीज की वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैं टाइम को मास के साथ कंपेयर नहीं कर सकती और मैं मास को लेंथ के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तो हमारी जो काइंड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम। लेंथ को लेंथ से, मास को मास से, टाइम को टाइम से। जैसे अभी आपने देखा था कि वेट को आपने किससे कंपेयर किया था, वेट से कंपेयर किया था, राइट। अब देखिए क्वांटिटीज, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वांटिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। यूनिट हम सभी को पता है, यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इस तरीके से आपकी क्या होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं। तो हमें इसमें ये बोला है कि जो आपकी यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, क्वांटिटीज की सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास गिवन है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और दूसरा मुझे क्या दिया यहाँ पे 4 मीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या आपकी यूनिट्स इसमें सेम है, नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है मीटर, यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है मीटर और यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आप इसे कंपैरिजन कैसे करोगे। लेकिन अगर मेरे पास ऐसे ही, जैसे आपके पास वेट दिया हुआ था इस तरीके से, क्या ये सही है, इस तरीके से ये सही पॉइंट लिखा हुआ है, ये इसको इजीली डिफाइन कर पा रहा है इस एग्जांपल को, जो ये हमने डेफिनेशन लिखी है थर्ड में, जो हमने पॉइंट लिखा है, क्या ये जो एग्जांपल है इसके ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि क्वांटिटीज को आपने कंपेयर करना है सेम यूनिट में, तो किलोग्राम से किलोग्राम को आप कंपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके डिफरेंट है यूनिट्स तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप कन्वर्ट कैसे करोगे, इसमें आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं आपके, 1 मीटर में आपके कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर होंगे। आपका जो है 1 मीटर कैसे बना, 100 सेंटीमीटर से बना। 2 मीटर कैसे बनेंगे, 200 सेंटीमीटर से। 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 2 मीटर के लिए आप क्या करोगे, 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। तो यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, 200 सेंटीमीटर। बिल्कुल इस तरीके से चलेगा। 3 मीटर के लिए आप क्या करोगे, 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर। क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर कैसे बना, आपके 100 सेंटीमीटर से बना। तो हमने क्या किया, जो मीटर वाली यूनिट थी उसे मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से करा, ये कन्वर्जन कर दी। तो मैं 3 मीटर की जगह लिख सकती हूँ 300 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ताकि मेरी यूनिट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो मैं इनको ऐड करके लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप। क्यों, क्योंकि अब आपकी यूनिट्स क्या हो गई, सेम हो गई। ये भी मेरी सेंटीमीटर में हो गई, 300 लिख दिया, ये वाली वैल्यू आ गई, और ये भी मेरा क्या, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में आपका था ही। अब देखिए जब रेशो आप कर रहे हो तो ये आपकी वैल्यू मान लीजिए ए की है, ये वाली वैल्यू है आपकी मान लीजिए बी की है। पूरी वैल्यू आपकी किस चीज की है, ये बी की, 4 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो आप ये डिवाइड में ही लिखोगे। जिस तरीके से आपने 3 मीटर को किसमें कन्वर्ट किया था, सेंटीमीटर में, इस तरीके से आप 4 मीटर को भी कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। तो कितना आएगा आपके पास, 400 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 400 सेंटीमीटर। और ये तो आपका सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, इन्हें भी आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यूनिट्स आपकी सेम हो गई। यही पॉइंट लिखा हुआ है हमने कि आपकी जो क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। अब आप इससे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म कर लोगे इजीली। अब देखिए 300 में 40 ऐड करोगे कितना आएगा, 340। 400 में 10 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4110। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो जो मेरी रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 34 डिवाइडेड बाय 41। या मैं इसे किस तरीके से लिख सकती हूँ, 34 रेशो
41। तो मैं इसको कैसे रीड करूंगी, 34:41, 34:41। आप देखिए, और इसका आंसर तो मैं सिंपली निकाल लूंगी। इसका आंसर मुझे क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें पता है 45 और 35 दोनों किसके टेबल से डिविजिबल है, 5 के टेबल से। तो जो आपका आंसर है वो क्या आ जाएगा, 9/7। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे जो आपकी रेशियो आई वो आप लिख सकते हो 9:7, 9:7। फर्स्ट क्वांटिटी को, फर्स्ट जो टर्म है उसे क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट। सेकंड को क्या बोलोगे, कंसीक्वेंट। फर्स्ट वाली टर्म को एंटीसीडेंट, सेकंड वाली को कंसीक्वेंट। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास अगर डिफरेंट यूनिट होती हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट अगर होती हैं तो उन्हें हम सबसे पहले सेम बना लेते हैं। सेंटीमीटर में बना ली, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ऑलरेडी अगर हमारी सेम यूनिट है तो हम इजीली अपनी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे अभी ये सीखा कि हमारी जो क्वांटिटीज की काइंड है वो सेम होनी चाहिए। लेंथ को हम लेंथ से ही कंपेयर करेंगे, लेंथ को हम मास से कंपेयर नहीं करेंगे। और फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लियर किया, हम दो क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, हमें कम से कम दो क्वांटिटीज तो रेशियो के लिए चाहिए। आई होप कि 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं अपने आगे के पॉइंट्स। अभी देखिए, हमने अपने फर्स्ट 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या क्लियर किया था कि जो भी हम क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं वो क्या आनी चाहिए, आपकी सेम काइंड की। जैसे कि अगर आप फ्रूट्स को कंपेयर करना चाहो तो फ्रूट से ही कंपेयर करोगे, उसको हाइट से कंपेयर नहीं करोगे। उसके बाद हमने ये देखा सेकेंड पॉइंट में कि अगर हम रेशियो फाइंड कर रहे हैं सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज के बीच में तो उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेंटीमीटर में, मतलब कि सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर यानी कि यूनिट सेम नहीं है तो आप उनको पहले क्या करोगे, सेम बनाओगे। सेंटीमीटर मीटर है तो क्या करोगे, उनको एक यूनिट में बनाओगे। किलोग्राम ग्राम है, डिफरेंट यूनिट है तो उनको आपने क्या बनाना है, सेम। तो अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमने ये लिखा है, इन अ रेशियो द ऑर्डर ऑफ टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर हम रेशियो की बात करते हैं, इसमें जो आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेट में हमने ये सीखा था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, कि 1 2 3 का मैं 3 2 1 भी लिख सकती हूँ। सेट में आपने ये सीखा था। लेकिन अगर हम रेशियो की बात करें उसमें ऑर्डर आपका मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 2:5 तो 2:5 का मतलब अलग होगा, और अगर मैं यहाँ लिखूँ 5:2 तो इसका मीनिंग क्या है, अलग। यानी कि आपका जो है रेशियो में ऑर्डर मैटर करता है कि अगर 2 आगे लिखा है 2:5 यानी कि इसका मतलब कुछ और है और इसका मतलब कुछ और है। यानी कि आप 2 को कंपेयर कर रहे हो कि एक बच्चे के मार्क्स 2 हैं और यहाँ पे एक बच्चे के मार्क्स 5 हैं। बट यहाँ पे क्या करा आपने, फर्स्ट में एक बच्चे के मार्क्स है 5, उसको आप कंपेयर कर रहे हो सेकंड बच्चे के मार्क्स से जिसके मार्क्स हैं 2। तो ऑर्डर मैटर करता है किसमें, रेशियो में। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, द रेशियो विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच टर्म ऑफ द रेशियो इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। ये हमने अपने फ्रैक्शन चैप्टर में भी सीखा था कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन में है, कोई हमारे पास नंबर फ्रैक्शन में है, तो अगर हम उन्हें सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है। सेम रेशियो, वही बात है। हमने अगर मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 5/4, ये रेशियो में ही है। अगर मैं इसको लिखूँ 5:4 इक्वल टू, मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 5/4, क्या बोलूंगी इसको, 5:4। तो यहाँ पर अगर मैं क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ, अगर मैं इसको सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, यानी कि नॉन जीरो नंबर मतलब जो जीरो आपका नहीं है, तो आपका जो आंसर आएगा यही आएगा, 5 2 10, 4 2 8। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, तभी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को पता है ये आपका 2 से डिविजिबल है और ये भी आपका 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा कितना होता है 8, तो 5/4 आया और 5/4 ही आप लेके चले थे। तो यानी कि हम इसमें ये सीख रहे हैं कि अगर आप रेशियो को नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तब भी जो आपका आंसर है वो क्या है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका अनचेंज्ड ही रहता है। अब देखिए रेशियो पे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या दी हुई है, यहाँ पे 2 रेशियो आपको गिवन है, आपको फाइंड करनी है उसी में से एक रेशियो, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 रेशियो गिवन है, उसी में से फाइंड करनी है आपको एक रेशियो। तो सबसे पहले हम 2 वाला देख लेते हैं एक बार। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, A/B। देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पे फाइंड करना है आपने A/C और यहाँ पे फाइंड करना है आपने A/D, ठीक है। अब देखिए रेशियो में हमने ये सीख लिया कि हम क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, A/C। अब A/C कैसे बनेगा, जो आपको गिवन है
उससे आपने क्या निकालना है, ए बाई सी। अब आपको क्या गिवन है, क्या गिवन है, ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी। मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि अगर मुझे ए बाई सी फाइंड करना है तो मैं अगर ए बाई बी और बी बाई सी जो आपकी रेशो गिवन है अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई में लिख दूं तो क्या ए बाई सी नहीं आ जाएगा? क्यों? अगर देखो मैं बी से बी को कैंसिल कर दूं तो क्या मेरा ए बाई सी तो बचेगा। तो यानी कि मैं ए बाई सी को इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी। क्यों लिखा है ऐसे? क्यों? क्योंकि मुझे ए बाई सी निकालना है और ए बाई सी मेरा इस तरीके से निकल सकता है, बी से बी कैंसिल कर दूंगी तो ए बाई सी ही आएगा। तो अब आप क्या करोगे, इसमें अपनी वैल्यू को पुट कर दोगे। अब वैल्यू आपको क्या गिवन है, ए बाई बी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 9 जो आपको वैल्यू गिवन है, अब आप वो पुट कर दोगे 9/5 मल्टीप्लाई में बी बाई सी की वैल्यू क्या गिवन है आपको 15/3। क्या मैं इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। हमने क्या करा, ए बाई बी की वैल्यू पुट करी जो आपको दी थी 9/5, बी बाई सी की वैल्यू पुट करी जो आपको थी 15/3। अब जो जिससे जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको अपनी जो रेशो है ए बाई सी वो मिल जाएगी। क्या है आपका, अब आपको पता है 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 3 9। तो अब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 को 3 से तो क्या आएगा 9 और नीचे क्या बचा रेशो में 1। तो यानी कि आपका जो आंसर आया वो क्या आया 9/1। तो यानी कि ए रेशो सी कितना आ गया आपका 9/1। सिंपल सा ये पूछा हुआ था, बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको 3 रेशो गिवन है, इसमें से आपने क्या फाइंड करना है, ए रेशो डी। अब देखिए आपको सबसे पहले जो फाइंड करना है आप उसको लिखोगे, हमें क्या फाइंड करना है, ए बाई डी फाइंड करना है। अब ए बाई डी को निकालने के लिए हम अपनी जो गिवन रेशियोज हैं उनका यूज करेंगे। गिवन रेशियोज का कैसे यूज करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में किया सेम, हम क्या करेंगे, पहले ए बाई बी लिखेंगे, मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे, बी बाई सी लिखोगे, मल्टीप्लाई में आप क्या लिखोगे, सी बाई डी लिखोगे। अब देखते हैं क्या इससे हमारा ए बाई डी बन जाएगा या नहीं बनेगा। ये आपका लिखा हुआ है ए बाई बी। अब देखिए अगर बी से बी मैंने कैंसिल कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने कैंसिल कर दिया, बी से बी और सी से सी, तो क्या ए बाई डी नहीं बचेगा। बी से बी कैंसिल हो गया हमारा और सी से सी कैंसिल हो गया, हमें ए बाई डी निकालना है। तो ए बाई डी क्या मेरा इन रेशियोज को मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से देखिए अगर मैंने बी से बी कैंसिल कर दिया, सी से सी कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा आपका, न्यूमरेटर में सिर्फ ए बचा, डिनोमिनेटर में सिर्फ डी बचा। तो इससे हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो आराम से जो हमसे रेशियो पूछी गई थी ए बाई डी वो निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बाई डी लिखेंगे दोबारा से और अपनी जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ है 2/3, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू दी हुई है 2/3, सेकंड वैल्यू दी हुई है 4, थर्ड वैल्यू क्या दी हुई है 5 और नीचे हमें जो वैल्यू दी है वो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया और इनको एक साथ मैंने लिख लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख दी। चेक कर लीजिए यही दिया हुआ है आपको, जो आपको न्यूमरेटर गिवन है जिसे आप क्या बोलते हो एंटीसीडेंट और जो डिनोमिनेटर उसे आप क्या बोलते हैं कंसीक्वेंट। आपने वैल्यूज लिख ली उनकी 2 × 4 × 5 और 3 × 5 × डी 8। अब जिसे जो कैंसल आउट होता है वो कर दीजिए और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा अपनी रेशो का। तो आपको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, हाँ जी 5 से 5 कट गया। आपको पता है 4 1 4, 4 2 8, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो बट वी यू गेट, आपके पास क्या आया, ऊपर आपका न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा और नीचे आपका क्या बच गया 6 बच गया, 3 बच गया सिर्फ और कुछ नहीं बचा। तो यानी कि आपका जो फाइनल आंसर है वो आपसे पूछा गया था ए रेशो डी, तो मैं उन्हें इस तरीके से भी रिराइट करके लिख सकती हूँ 1:3। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे बेसिक वाला। फर्स्ट में हमने क्या किया, जो हमें रेशो फाइंड करनी थी उसको सबसे पहले हमने लिखा, फिर हमने देखा उसको वो हमें किस तरीके से मिल सकती है। हमने जो गिवन रेशियोज थी उनका यूज किया, उन्हें मल्टीप्लाई करके लिखा, उसके बाद सारी वैल्यूज को एक साथ लिख लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपने देखा कौन सी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकती है, देन आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो समझ के उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म आप तब कहोगे किसी रेशियो को, कब, जब रेशियो की टर्म्स क्या आ जाएं, को प्राइम। यानी कि टर्म्स क्या होती है, सबसे पहले रेशियो की हमने सीखा था स्टार्टिंग में, जो भी आपको रेशियोज की वैल्यू गिवन है, लाइक 11/5 अगर आपको गिवन है, जिसको आप डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहोगे, हमने सीखा था जो आपकी फर्स्ट टर्म है वो आपकी न्यूमरेटर वाली होती है, जिसे आप क्या बोलते हो एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है वो आपकी डिनोमिनेटर वाली होती है, जिसे आप क्या बोलते हो कंसीक्वेंट। तो यानी कि इन्हें हम बोलते हैं रेशियो के टर्म्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने गिवन में लिखा हुआ है 33:59, तो फर्स्ट वाली टर्म को आप क्या बोलते हो एंटीसीडेंट, सेकंड वाली टर्म को क्या बोलते हो आप कंसीक्वेंट, इसे आप बोलते हो टर्म्स ऑफ दी
रेशो। तो यानी कि ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहलाई जाएंगी जब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो, सिर्फ 1 हो और कुछ भी कॉमन ना हो। तो यानी कि हम इसे ये अभी आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे 33 और 99 दिया हुआ है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 33 है जो है आपका 3 से भी डिविजिबल है और जो 99 है वो भी आपका 3 से डिविजिबल है और 1 तो है ही है, 1 तो सब में कॉमन होता ही है। तो आपको रेशो को कन्वर्ट करना है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कि जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, लेकिन कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 आए, तो उसे आप क्या बोलोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं 7 एंड 5 की, 7 अगर 7 और 5 की मैं बात करूं तो क्या 7 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 7 अपने टेबल से ही जाएगा और 5 भी अपने टेबल से ही जाएगा। उसमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, सिर्फ 1। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके कोप्राइम नंबर्स। सेम रेशो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कही जाएगी जब आपके नंबर्स में कुछ भी कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1। अब देखिए 33 रेशो 99, 33 रेशो 99 को आप कैसे करोगे? अब देखिए 33 है डिवाइड बाय 99, मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ और मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको कट करके देख लूंगी। मुझे पता है ये कैसे कट होगा, हमें पता है 3 × 3, 3 × 3, 3 3 9, 3 3 9, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। ध्यान से देखिए 11/33, तो क्या ये आगे किसी टेबल से डिविजिबल नहीं होगा? क्यों? 11 के टेबल में 33 आता है ना, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें तब तक उसको कट करना है जब तक वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आती। जैसे कि हमने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में भी सिंपलेस्ट फॉर्म पढ़ी थी अपने फ्रैक्शंस की। तो देखिए अगर हमने दोबारा से इसे कट कर दिया, हमें पता है 11 1 11, 11 3 33, तो जो आपका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 1:3। बच्चे क्या करते हैं, एक बार कट करके छोड़ देते हैं, एक बार डिवाइड करके छोड़ देते हैं, बट आप ध्यान से देखना, आप सिंपलेस्ट फॉर्म तभी कहोगे जब तक कॉमन फैक्टर क्या ना आ जाए, आपका 1 आ जाए, 1 ना आ जाए। तो अब देखिए 1:3 में क्या कुछ और कॉमन है? नहीं, दोनों अपने टेबल से जाते हैं, 1 भी और 3 भी, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो ये हो गया आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखिए सबसे पहले फ्रैक्शन और आपके रेशो में क्या डिफरेंस है। फ्रैक्शन आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ ए होल, और रेशो में आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो दो क्वांटिटीज के बीच में कि एक का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हमें समझ आ गई, 20 पैसे और ₹1, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले तो देखो आपकी यूनिट्स जहाँ है वो क्या है, डिफरेंट, और हमने ये पॉइंट में डिस्कस किया था सेकंड वाले पॉइंट में कि जब भी आपको क्वांटिटीज को कंपेयर करना है, रेशियो फाइंड करनी है, तो आपकी जो यूनिट्स है वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर यूनिट सेम नहीं है तो आप यूनिट्स को सेम करोगे। तो यहाँ पे एक बार में क्या दिया हुआ है, पैसे, और दूसरी यूनिट क्या दी हुई है आपकी, ₹, तो आप क्या करोगे, इन्हें चेंज करोगे। कैसे करोगे, अब आपको पता है कि जो आपका ₹1 है वो कैसे बना, 100 पैसे से बना। यू नो दैट कि जो आपका ₹1 है उसमें कितने पैसे होंगे, 100 पैसे होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर रुपीस को कन्वर्ट करना चाहूँ अपने पैसे में, तो ये दोनों की यूनिट्स क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, पैसे पैसे हो जाएंगी, तो ये मेरा आंसर फिर इजीली निकल पाएगा। तो यहाँ पे जो आपके 20 पैसे लिखे हुए हैं ऑलरेडी ऊपर, अगर मैं इन्हें कन्वर्ट कर लूँ किसमें, अगर ₹1 में 100 पैसे हैं तो मैं यहाँ 100 पैसे ही लिखूंगी, तो आपकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो गई, सेम हो गई। ये भी 20 पैसे मतलब पैसे, और ये भी किसमें हो गए, आपके पैसे में। तो इससे आप इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म करनी पड़ेगी 20 और 100 की। कैसे करोगे, 20/100 है, तब तक कट करना है जब तक आपका कॉमन 1 ना आ जाए। 1 0 से 1 0 कट गई, आपको पता है 2 1 2, 2 5 10। अब देखिए 1 और 5 आपके ऐसे नंबर आए हैं, ऐसी टर्म्स आई हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, सिर्फ 1। राम राम दीदी, कॉमन क्या है, सिर्फ आपका 1:5, ठीक है। तो 1 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आपका नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 2/7 रेशो 5/21। अब इसमें क्या दे दिया आपका, 2/7, सेम उस तरीके से निकालोगे। अब हमें पता है रेशो का मतलब हम उसको डिवाइड में इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/21। 2/7 रेशो आपको दी हुई थी, रेशो का मतलब हम इस तरीके से लिख सकते हैं डिवाइड में भी। तो हमें पता है अगर मेरे को इसको आगे सिंप्लीफाई करना है तो मैं अपने डिवीजन के साइन को किसमें चेंज कर सकती हूँ, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। ये हमने सीखा था अपना। अब हम क्या करेंगे, इसको जिससे जो कैंसिल आउट होता है वो कर दीजिए। 7 में 7, 7 3 21। 2 और 5 का कोई रिलेशन नहीं है, कैंसिल नहीं होगा, आगे कोई किसी से कट
नहीं हो रहा, सिंपली आप क्या करोगे, जो रह गया उनको मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, 3 2 जा 6, नीचे क्या बच गया 5। तो देखिए 6 और 5 क्या कुछ कॉमन है, 6 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग टेबल से आपके डिवाइड होते हैं। तो आपका कॉमन क्या है इनमें, सिर्फ 1, क्योंकि 1 तो हमें पता है हर किसी का वेक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर आ गया वो आ गया आपका 6:5। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डेसिमल दिया हुआ है। तो डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 25, ये रेशो, ये क्या दिया हुआ है बीच में डेसिमल, तो मैं इसको हटा के क्या लिखूंगी 10। अब ये रेशो का साइन है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 35 डिवाइडेड बाई 10। रेशो का मतलब यही है A:B, इस तरीके से लिख दिया हमने कि डेसिमल रिमूव किया तो 10 आ गया, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल था। सेम वैसे ही यहाँ पे हमने 10 लिखा, सेम उसी तरीके से करेंगे जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन हुआ हमारा। 25/10, ये हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया डिवीजन के साइन को, और 10/35। अब हम क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, हमें पता है 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो फाइनल जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई रेशो की वो क्या आई, 5:7। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म रेशो की क्लियर होगी। अब हम देखते हैं अपनी कंपाउंड रेशो। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम सीखते हैं कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो क्या है, अगर आपको 2 रेशो गिवन है या 2 से ज्यादा रेशोज आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, सारी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड में तो आप करोगे ही क्योंकि रेशो निकाल रहे हैं, और डिवाइड में आप क्या करोगे, सारी सेकंड टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे। कंपाउंड रेशो यानी कि आपको 2 या 2 से ज्यादा रेशो गिवन होगी, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को, सारी रेशोज की फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में सारी सेकंड टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है, वो क्या कहलाएगी आपकी कंपाउंड रेशो। एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। कंपाउंड रेशो में आप क्या करोगे, आपके पास मान लीजिए 2 रेशो गिवन है, 2:3, और सेकंड में आपको गिवन है 5:7। ये आपको कितनी रेशो गिवन होगी, 2 रेशो गिवन होगी। तो कंपाउंड रेशो में क्या करना है आपको, आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी फर्स्ट टर्म है 2, इधर से ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या है आपकी 3, इधर से आपकी सेकंड टर्म क्या है 7। फर्स्ट टर्म को आप क्या बोलते हो, एंटीसीडेंट्स, और सेकंड टर्म को आप क्या बोलोगे, कंसीक्वेंट। अगर मैं 2 एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एंटीसीडेंट्स, और 2 कंसीक्वेंट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो मेरा क्या कहलाएगा, कंसीक्वेंट्स। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म, सारी फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई किया, वो आपको क्या दे देगा, आपकी कंपाउंड रेशो। तो यानी कि 5 2 जा 10, 7 3 जा 21। तो इसे आप क्या कहोगे, कंपाउंड रेशो। हमने क्या किया, इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, और रेशो निकाल रहे हैं तो डिवाइड में तो होगा ही, और आंसर आ गया आपका सिंपली मल्टीप्लाई करके ये इस तरीके से। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल सा समझ आ गया। 2 या 2 से ज्यादा रेशो गिवन हो सकती है, ये आपकी 2 रेशो थी, और रेशोज भी आपकी इसमें आ सकती है। आपने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तब आप अपने कंपाउंड रेशो पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कंपाउंड रेशो 7:3 एंड 1/5:3/10। तो यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 रेशो गिवन है। तो सबसे पहले जब भी आप रेशो को कंपेयर करते हो, आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका कंसीक्वेंट है, जिसे आप सेकंड टर्म बोलते हो, वो आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए, अगर सेम नहीं है तो आप उसको सेम बनाओगे। अब सेम कैसे बनाओगे, यहाँ पे आपकी जो सेकंड टर्म है वो 3 है, और यहाँ पे जो आपकी सेकंड टर्म है इधर 5 दे दी, और इधर क्या दे दी आपकी 10 दे दी। तो आप क्या करोगे, सेम बनाने के लिए आप वही जैसे आपने फ्रैक्शन में किया था, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, तो आपका जो कंसीक्वेंट है वो सेम बन जाएगा। कैसे कन्वर्ट करते थे लाइक फ्रैक्शन में, अब देखिए ये तो आपका ठीक दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपनी लाइक फ्रैक्शन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं लाइक फ्रैक्शन में, हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, जो आपका क्वेश्चन आएगा उसे आप यहाँ पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों, तो आपका जो है कंसीक्वेंट सेम बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंसीक्वेंट को सेम बनाना है। अगर आपका कंसीक्वेंट सेम नहीं है तो आप उसे सेम बनाने के लिए क्या करोगे, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर आपका कंसीक्वेंट सेम आ जाएगा, तब आप क्या करोगे, कंपाउंड रेशियो फाइंड करोगे, जैसे आपने ऊपर किया। तो देखिए हमारी जो 7:3 है, ये तो आपको बिल्कुल ठीक दी हुई है। हमें काम किसके ऊपर करना है, 1/5 और 1/5:3/10 के ऊपर। आप क्या करोगे, 5 और 10 का एलसीएम लोगे। जब आप 5 और 10 का एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपको पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 10 ही आएगा।
क्या आंसर आएगा हमारे पास 10 ही आएगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास क्वेश्चन आया यानी कि आपका जो आंसर आया एलसीएम लेके वो क्या आया 10। अब 10 देखिए क्या किया हमने अपना एलसीएम ले लिया, तो जो हमारा एलसीएम आया वो आया आपका 10। अब आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया, आपकी जो रेशो गिवन थी वो क्या थी 1/5 रेशो 3/10। आपने रेशो को कंपेयर किया, तो आपने ये देखा जो सेकंड रेशो है उसका कंसिक्वेंट तो डिफरेंट है, इधर 5 है इधर 10 है, और इधर कंसिक्वेंट क्या दिया हुआ है 3। कंसिक्वेंट किसे कहते हो आप, अपनी सेकंड टर्म को, जो यहाँ पे 3 दी हुई है और इसकी 5 है इसकी 10 है। तो कभी भी जब आप रेशो को कंपेयर करते हो तो फर्स्ट स्टेप आपका यही रहता है, आपको कंसिक्वेंट को सेम करना है। तो कंसिक्वेंट को सेम करने के लिए हमने क्या किया, अपना यहाँ पे क्या किया, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, एलसीएम लिया, किसका, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो आपने जो प्रोडक्ट फाइंड किया वो क्या आया आपका 10 आया। अब आपने क्या किया, जो आपका प्रोडक्ट आया है उसे आपने मल्टीप्लाई करना है अपनी फर्स्ट रेशो से। फर्स्ट रेशो के आपकी 1/5, उसे मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपका आंसर आया 10। 3/10 है सेकेंड रेशो, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आपका आंसर आया है। अब देखिए जिससे जो आपका कट जाता है वो कट कर दीजिए, उसके बाद देखिए आपका फाइनल आंसर आपको क्या मिलता है। आपको पता है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इधर बच गया आपका 2, क्योंकि और कुछ नहीं बचा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। रेशो में आपको पता है 10 से 10 कट हो जाएगा, आपका क्या बचा 3। तो यहाँ पे देखिए 2:3। अब जो आपकी 2 रेशो थी, क्या वो देखिए सिंपल बन गई, कंपाउंड रेशो अब निकाल सकते हैं। फर्स्ट रेशो आपकी 7:3 थी और सेकंड रेशो आपकी क्या है 2:3। आपने क्या किया, जो आपकी सेकंड रेशो थी उसे कन्वर्ट कर लिया अपनी सिंपल रेशो में, ताकि आप क्या करो, इजिली कंपैरिजन आप कर पाओ रेशोस के बीच में। तो अब देखिए ये भी 3 और ये भी आपका 3, जिसे आप कंसिक्वेंट बोलते हो, वो आपने सेम कर लिया। यही अभी हमने सीखा था, जब भी आप रेशो का कंपैरिजन करोगे आपने कंसिक्वेंट को सबसे पहले सेम बनाना है। कंसिक्वेंट को सेम कैसे बनाओगे, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, जो आंसर आएगा उसे फर्स्ट और सेकंड रेशो से आपकी मल्टीप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस चलेगा, तब आप पाओगे कि आपका कंसिक्वेंट सेम आ गया। देन अब सिंपली आपका फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ये बन चुका है। अब आप क्या निकालोगे, कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो के लिए फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई। सो व्हाट विल यू गेट, 7 2 जा 14, 3 3 जा 9। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।